हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज खिलाफत मूवमेंट टू क्विट इंडिया मूवमेंट तक स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एंटी रोलेट सत्याग्रह को स्टडी किया था, तो आइए आज उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर से वही बात, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो पिछले लेक्चर के बेसिस पर पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो नोन एज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट 1919, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ओपन कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड हेडेड द स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा। तो बेसिकली क्वेश्चन यहां पर किसको लेकर है? स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा को हमारे पास किसने स्टार्ट किया था? ये कौन लीड कर रहा था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, याद रखें, करेक्ट आंसर है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो इसीलिए मैंने यहां पर इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग री-अनाउंसेस नाइटहुड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट्स। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, एस सुब्रमण्य अय्यर। जी हाँ, याद रखेंगे, एस सुब्रमण्य अय्यर। देखिए स्टूडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड अवार्ड रिटर्न किया था किसके बाद? आफ्टर द हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लेकिन यहां पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि एनी बेसेंट के अरेस्ट पर किसने नाइटहुड रिटर्न किया था? तो वो था एस सुब्रमण्य अय्यर। तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्टिंग पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन में, तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का लेक्चर हमारे पास स्टार्ट किसके साथ होता है? हमारे पास ये होता है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये क्यों मूवमेंट शुरू होती है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आपको समझना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। ओके, और हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप नैरो करके नहीं पढ़ सकते। आपको पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और फिर इंडिया में क्या चल रहा है उसको रिलेट कहीं ना कहीं जरूर करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर के चलते क्या हुआ है कि हमारे पास ओटोमन एम्पायर के खिलाफ कौन खड़े हुए हैं? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ओटोमन एम्पायर पे अटैक करते हैं, देर फाइटिंग अगेंस्ट देम। तो इससे कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो नाराज हैं। अब ये क्यों नाराज है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो देखिए, जो ओटोमन एम्पायर का जो भी सुल्तान होता है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, ही इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर के रूप में उन्हें जाना जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और ही इज ऑल्सो नोन टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम होली प्लेसेस। तो मुस्लिम्स को क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो इसी के चलते जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़के हुए हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ओटोमन एम्पायर को बर्बाद कर देते हैं ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही, और ये मोहम्मद 6 है, ये लास्ट सुल्तान है ऑफ द ओटोमन। जी हाँ, याद रखेंगे, ये लास्ट सुल्तान है ओटोमन के। तो इसी के चलते फिर आगे क्या होता है, इसके चलते एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। ओके, तो हमारे पास एक खिलाफत कमेटी बनती है। इसी के चलते खिलाफत कमेटी बनती है, और खिलाफत कमेटी को किसने फॉर्म किया था वो याद रखना जरूरी है मेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कौन कौन थे? अली ब्रदर, मौलाना आजाद एंड हाकिम अजमल खान। जब मैं अली ब्रदर्स की बात करता हूं तो स्टूडेंट इसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अली ब्रदर्स कौन कौन है, नाम याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अली ब्रदर्स हमारे पास मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, सो ये आगे चलकर इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। जी हाँ, याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर मौलाना आजाद आगे चलकर इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इसी वजह से 11 नवंबर को उनका बर्थडे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। तो ये सब लोग मिलकर एक खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन करते हैं, और ये खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, डिसाइड करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सारा का सारा जो कॉपरेशन है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। मुस्लिम्स किसी भी लेवल पर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे।
ओके, इसके आगे की स्टोरी क्या होती है कि गांधी जी हमारे पास मूवमेंट के लीडर बनते हैं। क्यों बनते हैं? उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है स्टूडेंट कि इसके चलते वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, रॉलेट एक्ट आया है, और रॉलेट एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं पहले ही इंडियंस गुस्से में थे, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो एक जो सेंटिमेंट्स है इंडियंस के, वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली हर्ट हो चुके हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सभी इंडियंस है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हो। तो इस सब का फायदा उठाते हुए गांधी जी को लगता है कि ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करें, सामने आए, लीड करें और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक साथ लेकर आगे बढ़े, और इस तरह से क्या करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैकफुट पे ला दे। ओके, तो द खिलाफत कमेटी लॉन्च्ड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920। तो खिलाफत कमेटी जो है वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करती है 1 अगस्त 1920। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए स्टूडेंट। मैं बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है। जी हां, फेमस फ्रीडम फाइटर, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन हमारे पास ये खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरह से शुरू होती है। तो 1920 का जब कांग्रेस का सेशन होता है, कहां पर, नागपुर में, तो यहां पर एक रेजोल्यूशन पास की जाती है। इससे पहले भी एक सेशन हुआ था स्टूडेंट, आपको बता दूं, सितंबर 1920 में, जो कि स्पेशल सेशन था कैलकाटा में। ओके, लेकिन जो कांग्रेस का एनुअल सेशन था 1920 का, वो हुआ नागपुर में, और यहां पर एक रेजोल्यूशन पास की जाती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा भारत में। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। 1921 से 1922 तक ये मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल कॉलेज वो छोड़ देते हैं और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कूद पड़ते हैं। भारत के फेमस वकील, भारत के जो फेमस लॉयर्स हैं, वो हमारे पास वकालत छोड़ देते हैं, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में स्टूडेंट एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आगे चलकर एक पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं 1922 में, जिसका नाम है स्वराज पार्टी। याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को एक और नाम से हम जानते हैं, देश बंधु। तो 1922 में ये हमारे पास स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं दोनों आगे चलकर, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। ओके, तो इस पूरे मूवमेंट के लिए फंडिंग चाहिए होती है, और आपको बता दूं कि तिलक स्वराज फंड इसकी फंडिंग को यहां पर सपोर्ट करता है। तो आपने याद रखना है कहां पर तिलक स्वराज फंड को यूज किया गया था, दैट इज यूज ड्यूरिंग द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो विद इन 6 months ओवर करोड़ ऑफ रुपीज वर गैदर्ड। यहां पर करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चरखा, गांधी जी चरखे का यूज करते थे, चरखे की बात करते थे। चरखा इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है स्टूडेंट, और खादी जो है वो इस मूवमेंट की एक तरह से ड्रेस कोड बन जाता है। खादी जो है कि खादी पहनिए, खादी का यूज कीजिए। तो चरखा और खादी जो है वो फेमस हो चुके हैं। आपको बता दूं स्टूडेंट, इसी मूवमेंट के दौरान हमारे पास कई स्वदेशी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिले। जैसे इस समय हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया की फॉर्मेशन हुई, काशी विद्यापीठ की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पास देखने को मिले ड्यूरिंग द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए स्टूडेंट, अब पूरे इंडिया में एक मूवमेंट चल रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं क्या है कि बाकी जो रीजनल एरियाज के जो लोग हैं वो भी एनकरेज होंगे कि वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ ना कुछ करें। तो इसी के चलते क्या होता है, याद रखेंगे, मोपला रेबिलियन देखने को मिलती है। अब ये मोपला रेबिलियन कहां से रिलेटेड है आपने याद रखना है, मालाबार कोस्ट यानी नॉर्दर्न केरला। मोपला हमारे पास एक कम्युनिटी है जो हमारे पास एंटी जमींदार मूवमेंट चलाती है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो मोपला रेबिलियन है वो हमारे पास कब हमें देखने को मिलती है, दैट इज ड्यूरिंग द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस दौरान स्टूडेंट प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं। 1921 में बॉम्बे भारत में आते हैं, और उन्हें हर जगह जो है स्ट्राइक और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यू आर नॉट वेलकम, आप वापस जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मूवमेंट हमारे पास देखने को मिल रही है। ओके, अब इस मूवमेंट से ब्रिटिशर्स, आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स, पूरी तरह से हिल जाते हैं, और गांधी जी बोलते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए और हम ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। और सबके दिलों में एक उम्मीद बैठ जाती है कि अब भारत को बस आजादी मिलने ही वाली है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि सारी की सारी मूवमेंट एकदम से चेंज हो जाती है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है चोरा चोरी का इंसिडेंट। देखिए स्टूडेंट,
5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि आपको मैं स्टोरी थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूं। चोरा चोरी एक गांव का नाम है जो कि कहां है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज की डेट में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। यहां पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं और एक लिकर शॉप, शराब की दुकान के सामने ये विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो कुछ जो प्रदर्शनकारी और शराब की दुकान के मालिक के बीच में कुछ झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और पुलिस इस दौरान बीच में आ जाती है। तो पुलिस प्रदर्शनकारी पे लाठीचार्ज शुरू कर देती है। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी बढ़ जाते हैं, तो ये प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर अटैक एक तरह से कर देते हैं, काउंटर अटैक कर देते हैं और पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं और क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को जाकर अंदर पुलिस स्टेशन को जाकर अंदर से लॉक कर लेते हैं। ये गुस्साई भीड़ क्या करती है, पुलिस स्टेशन को बाहर से आग लगा देती है, जिससे 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 5th of February 1922। डेट आप याद रख सकते हैं, 5th of February 1922। तो गांधी जी को लगता है कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह का टोटल जो प्रॉपर मेथड था नॉन वायलेंस का, वो हिंदुस्तानियों को भी नहीं सिखा सके और ये उनकी गलती है और इसीलिए वो सोच लेते हैं कि वो अब इस मूवमेंट को वापस लेंगे। अब स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इन द इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहां पर गांधी जी को लग रहा है कि इंडियंस अभी इंडिपेंडेंस के लिए यहां पे रेडी नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं और इसी वजह से गांधी जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट, गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैं इस मूवमेंट को सस्पेंड करूंगा। अब कांग्रेस के बहुत से लोग इसके फेवर में नहीं भी होते, बहुत से यंग लीडर्स क्या बोलते हैं कि मूवमेंट को जारी रहना चाहिए। तो गांधी जी बोलते हैं अगर मूवमेंट जारी रही तो मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा जब तक मेरी डेथ ना हो जाए। तो मजबूर होकर यहां पर क्या होता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बारदोली गुजरात में मीटिंग होती है, तो एक रेजोल्यूशन पास करती है टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज। तो ये भी आप याद रखेंगे, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बारदोली इन गुजरात ऑन 12th of February एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू स्टॉपिंग ऑल द एक्टिविटीज विच वुड लेड टू ब्रेकिंग ऑफ लॉज। और इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है 10th of March 1922 को और 6 साल के लिए उनको जेल की सजा सुनाई जाती है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, उस समय की पिक्चर है, इसमें आपको गांधी जी दिखाई दे जाएंगे। ओके, सो ये थी हमारे पास खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पूरी स्टोरी। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट ये रहा कि इसने इंडियंस को ये विश्वास दिला दिया कि अगर वो एकजुट होकर हमारे पास काम करेंगे तो ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और ब्रिटिशर्स को भी ये पता चल गया कि अगर इंडिया पे रूल करना है तो वो बिना इंडियंस के अप्रूवल के या बिना इंडियंस को खुश रखे वो नहीं हो सकता, उन्हें कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी ये हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत से जो लोग थे जिन्होंने पूरे दिल से शिद्दत से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो काफी हद तक टूट गए, क्योंकि सडनली गांधी जी ने क्या कहा कि वो मूवमेंट वापस ले रहे हैं। और एक स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑन द फेलियर ऑफ दिस मूवमेंट सुभाष चंद्र बोस सेड दैट इट इज अ नेशनल कैलामिटी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस सबको क्या कहा कि ये नेशनल कैलामिटी है, आपदा जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइमन कमीशन एंड इट्स बायकॉट। तो थोड़ा साइमन कमीशन और उसके बायकॉट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑन 8th of November 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है ऑल वाइट 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका काम क्या होता है कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, संवैधानिक सुधार। तो संवैधानिक सुधार भारत में लेके आने हैं, इसके लिए एक टीम बनाई जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है, संवैधानिक सुधार भारत में लेके आए जाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें सभी के सभी ब्रिटिशर्स हैं। आप सोच के देखिए कि हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनाना है और उस पूरी टीम में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ एक और धोखा करने के लिए प्लान आउट किया जा रहा है। तो इस सबको समझते हुए क्या होता है कि हमारे पास इंडियन समझ जाते हैं कि अब उनके साथ एक और धोखा होने जाना है और इसी वजह से इसका बायकॉट करने के रिगार्डिंग कॉल किया जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा और पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। इस कमीशन को साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके चेयरमैन का जो नाम था वो था सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नाम पर हमारे पास इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है, जिसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। इसमें एक मेंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देख लेते हैं कौन, वो है क्लेमेंट एटली। जी हाँ, इस ग्रुप में एक मेंबर है क्लेमेंट एटली। तो ये हमारे पास वो पर्सन है जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और प्राइम मिनिस्टर भी कब, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और पार्टीशन हुआ इन द ईयर 1947। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय इंडिया
सॉरी, उस समय इंग्लैंड के हमारे पास ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे क्लेमेंट एटली, जो हमारे पास साइमन कमीशन के एक मेंबर भी थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मैंने बताया अभी। ओके, आगे चलते हैं। तो फिर से कांग्रेस का सेशन होता है। देखिए स्टूडेंट, कांग्रेस का सेशन मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और इससे पिछली वीडियोस में हम सेशंस के बारे में बात कर भी चुके हैं। तो दिसंबर 1927 में मद्रास में सेशन होता है कांग्रेस का, और यहां पर क्या डिसाइड किया जाता है कि बाइकआउट किया जाएगा कमीशन का एट एवरी स्टेज इन एवरी फॉर्म। तो कांग्रेस ने भी डिसाइड कर लिया कि हम तो इसका बाइकआउट करेंगे। सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यही डिसाइड करती हैं कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। मुस्लिम लीग, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना लीड करते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि इस कमीशन का हमारे पास बाइकआउट किया जाएगा। तो कमीशन भारत आता कब है? फरवरी 1928 में। जब ये मुंबई पहुंचता है कमीशन, तो वहीं से हड़ताल शुरू हो जाती है। जहां जहां कमीशन जाता है तो इसको हड़ताल और ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं। तो इसका एक तरह से बहिष्कार करने के रिगार्डिंग पूरे बड़े लेवल पर काम चल रहा है। ओके, सो हमारे पास पीपल और चैंटिंग द स्लोगन साइमन गो बैक आपने सुना ही होगा, मूवीज में भी देखा होगा, कुछ मूवीज जो बनी है साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन लाहौर में स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। लाहौर में क्या होता है, हमारे पास लाला लाजपत राय, ओके, लाला लाजपत राय हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं एजिटेशन को हमारे पास अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पर लाठी चार्ज का आदेश दिया जाता है, ब्रिटिशर्स लाठी चार्ज का आदेश देते हैं। तो हमारे पास यहां पर लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अपनी डेथ से पहले लाला लाजपत राय जी एक बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर किया गया हर एक वार, लाठी का हर एक वार ब्रिटिश ताबूत में कील का काम करेगा। मेरे ऊपर किया गया हर एक वार ब्रिटिश ताबूत में कील का काम करेगा। तो ये हमारे पास वर्डिंग थी लाला लाजपत राय जी की। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद क्या होता है कि जो इंडियंस हैं उनके दिलों में गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है, और भगत सिंह और उनके साथी क्या करते हैं, इसी के चलते सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1928 में। बैकग्राउंड में स्टूडेंट एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में। देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की कि साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में लेकर आना चाहता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फरवरी 1928 में हमारे पास जितनी भी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक मीटिंग रखती हैं और बात करते हैं कि हम अपना एक खुद का एक संविधान बनाकर पेश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को लीड कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, ये भी आप याद रखेंगे, उस कमेटी को लीड कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। और इस तरह से हमारे पास मोतीलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं नेहरू रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट नहीं की थी, मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी, जो उस समय के एक बड़े वकील थे। तो मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ओके, अगस्त 1928 में, ओके, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्ट स्टूडेंट इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करती है। डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करती है, और ये हमारे पास कम्युनल इलेक्टोरेट, जो कि हमारे पास मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट की बात जो थी, उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन बाद में ये जो रिपोर्ट है वो हमारे पास फेल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स क्या बोलते हैं कि अब भी हम डोमिनियन स्टेटस की बात थोड़ी ना करेंगे, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आप डोमिनियन स्टेटस की डिमांड अब मत कीजिए। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि साइमन कमीशन के पैरेलल हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि फेल हो जाती है। तो ये पॉइंट आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, उसके बेसिस पर हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसके ऊपर एक उस बेसिस पे एक एक्ट तैयार होता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट यहां से लिया गया है। तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर कहीं ना कहीं ये एक्ट को आगे चलकर हमारे पास फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ओके, सो ये सब चीजें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है। आप इसको लिंक बनाकर चलिए स्टूडेंट, तो ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो अभी हमने समझा साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के चलते हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लाजपत राय जी की हमारे पास डेथ हो जाती है और उसका बदला लेते हैं भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। ओके, सो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे। तो पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये मूवमेंट क्यों हमारे पास देखने को मिलती है।
तो देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, जिससे हमारे पास कुछ यंग लीडर्स जो थे कांग्रेस के अंदर, जैसे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो खुश नहीं थे, और भी कई यंग लीडर्स थे जो खुश नहीं थे, जो चाहते थे कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की जाए, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का टाइम आ गया है। तो इस सब में हमारे पास एक बहुत बड़ा शिफ्ट कब आता है, इस सब जो अभी तक हमारे पास डिमांड चल रही थी, जो बात चल रही थी, उसमें एक हमारे पास बहुत बड़ा बदलाव कब देखने को मिलता है, 1929 के लाहौर सेशन में। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। 1929 का स्टूडेंट जो लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो होता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर कांग्रेस ने अब एक सीधा सीधा गोल तय कर लिया कि उन्हें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज। देखिए, इससे पहले कांग्रेस इधर उधर की बात करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन यहां पर एक कंफर्म चीज फिक्स हो गई कि अब हमें क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए कि बस ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर चले जाएं। ओके, तो आपको मैं स्टूडेंट यहां पर कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो लाहौर सेशन से रिलेटेड है। आपने याद रखना है जो मेजर डिसीजन यहां पर लिए गए वो सुन लीजिए आप ध्यान से थोड़ा सा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बहिष्कार किया जाएगा। यह डिसीजन कहां लिया गया, लाहौर सेशन में, कि जो अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने की बात की है, कांग्रेस उसका बहिष्कार करेगी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, पूर्ण स्वराज जो है वो कांग्रेस का मेन गोल और मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये जो पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो ये मिलेगा कैसे, तो इसके लिए एक मूवमेंट चलाई जाएगी, और उस मूवमेंट का नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसी सेशन में यह फैसला किया जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया जाएगा, ताकि जो इंडिपेंडेंस है वो अटेन की जा सके, पूर्ण स्वराज मिल सके। ओके, यहां पर स्टूडेंट एक और बात की जाती है, वो क्या, दिसंबर में आपको पता ही है कि सेशन होता है कांग्रेस का। सो 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया जाता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये हमारे पास आज का मॉडर्न डे फ्लैग तो नहीं है ऑलमोस्ट, बट ये तिरंगा है, आपने याद रखना है। कांग्रेस ने तिरंगा यहां पर फहराया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी 31 दिसंबर 1929। डेट याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें जो हमारे पास बैकग्राउंड में हमें याद रखना है और इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम पॉइंट व्यू से, 26 जनवरी 1930 को चुना जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की रिगार्डिंग। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि कांग्रेस का हर सेशन कब होता है, जो नॉर्मल सेशन है वो दिसंबर में होता है। तो यहां पर डिसाइड किया जाता है कि अगले महीने, अगला महीना कौन सा हुआ, जनवरी, अगले महीने के लास्ट संडे को, अब उस समय 1930 हमारे पास जनवरी की बात हो रही है, जनवरी 1930 की, तो उस समय लास्ट संडे जो था जनवरी मंथ का, तो वो था 26 को। तो इस तरह से डेट सिलेक्ट की गई, लास्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वो था 26 ऑफ जनवरी 1930, और इस तरह से ये डेट फिक्स की गई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और कांग्रेस इंडिपेंडेंस डे को टिल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करती रही 26 जनवरी, जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं मिली, तो इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को ही हर साल मनाया गया। बाद में हमारे पास क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू 26 जनवरी को किया गया, और ये बना रिपब्लिक डे। तो आपको ये तो खैर पता ही होगा कि अब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो ये गांधी जी ने स्टार्ट की विद डांडी मार्च। तो गांधी जी क्या करते हैं, हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ 12 मार्च 1930 को निकल पड़ते हैं दांडी के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने आश्रम से, ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 240 माइल्स का इन 24 डेज। जी हाँ, साबरमती आश्रम से दांडी तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज 240 माइल्स इन 24 डेज अलोंग विद 78 फॉलोवर्स। डेट याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 12 मार्च 1930। कई बार पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव होता है नमक का कानून तोड़ना। देखिए स्टूडेंट, नमक एक ऐसी चीज जो एक गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति अपने घर में यूज करता है। अब नमक आता कैसे है, देखिए स्टूडेंट, समुद्र के पानी में नमक मिला होता है, तो पानी जब हमारे पास किनारे पर आकर सूख जाएगा तो नमक मिल जाएगा। तो ऐसी बेसिक चीज पर भी अंग्रेजों ने क्या किया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है। और देखिए इससे क्या होगा कि हर एक आम भारतीय कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो गांधी जी बिल्कुल बेसिक चीज को पकड़ते हैं कि हम क्या करेंगे, नमक बनाने का कानून तोड़ेंगे ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
अब देखिए स्टूडेंट, इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। देखिए सॉल्ट के ऊपर उस समय 8.2% हमारे पास, अगर हम बात करें, बहुत बड़े लेवल पे टैक्स लिया जाता था, और जो 8.2% अकाउंट करता था रेवेन्यू का। ओके, सो द सॉल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर 8.2% ऑफ द ब्रिटिश राज रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स। और गांधी जी को इस बात का पता था और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इस चीज को नोटिस जरूर करें। बाद में क्या होता है, सरोजिनी नायडू भी उनको ज्वाइन कर लेती है, और 6 अप्रैल 1930 को हमारे पास गांधी जी क्या करते हैं, नमक का कानून तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन आपको स्टूडेंट साइड बाय साइड कुछ और पॉइंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि सी राजगोपालाचारी ऐसा ही मार्च लीड करते हैं त्रिची से वेदरनम, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, आप याद रखेंगे, हमारे पास तमिलनाडु में हमारे पास ऐसा ही सिमिलर मार्च किसने ऑर्गेनाइज किया था, वो थे सी राजगोपालाचारी। और पेशावर में एक सत्याग्रह लीड करते हैं उसी समय पर कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप इनके बारे में याद रखेंगे, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कौन किस नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान, इनके कई अल्टरनेट नेम है। और इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी, खुदाई खिदमतगार। इनके फॉलोअर्स को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था, और रेड शर्ट मूवमेंट भी इसी को कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। रेड शर्ट मूवमेंट का हमारे पास कनेक्शन किससे है, खान अब्दुल गफ्फार खान से। देखिए ये क्या करते थे, इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। इन्होंने क्या कहा कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने सिस्टम के अंदर कुछ सुधार लेकर आए, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े, और ब्रिटिशर्स का एक तरह से सहयोग ना करें। तो ये जो लोग थे ये रेड शर्ट पहना करते, दैट्स व्हाई द मूवमेंट इज नोन टू बी रेड शर्ट मूवमेंट। खान अब्दुल गफ्फार खान उसको लीड करते थे, और इनके फॉलोअर्स को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था, यानी खुदा के खिदमतगार। ओके, सो पेशावर में ये अपना एक सत्याग्रह लीड करते हैं। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं हम। तो बिहार में भी क्या होता है कि यहां पर लोग चाहते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए अब वहां पर कोई नमक बनाने का प्रोसीजर तो नहीं हो सकता क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया है। तो वो क्या बोलते हैं कि चौकीदारा टैक्स, जो चौकीदारा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूल करती है वो अब नहीं देंगे। अब ये चौकीदारा टैक्स क्या है ये समझाता हूं स्टूडेंट मैं आपको। चौकीदार एक्चुअली यहां पर आज की तरह जैसे चौकीदार होते हैं वैसे ही कुछ चौकीदार हैं गांव में हमारे पास अपॉइंट किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इनको टैक्स जो है वो लोकल फार्मर्स पे करते हैं, और ये चौकीदार एक्चुअली में एजेंट है ब्रिटिशर्स के, जो गांव की हर एक छोटी से छोटी खबर ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते हैं। मतलब कि अगर फार्मर कुछ भी गलत करने लगेंगे तो या फिर कोई विद्रोह करने का सोचेंगे तो ये चौकीदार क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को उसके बारे में जाकर जानकारी दे देंगे। तो अल्टीमेटली बिहार के जो हमारे पास लोग हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, चौकीदार टैक्स पे करने से मना कर देते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इसके भी जो बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। देखिए स्टूडेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही हमारे पास चित्तागोंग आर्मरी को रेड किया जाता है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूं, आपको याद होगा। चित्तागोंग में आर्मरी है बहुत बड़ी, और इसको सूर्यसेन और उनके साथी मिलकर लूट लेते हैं। सूर्यसेन जिनको मास्टर दाग के नाम से भी जाना जाता है, ऑन 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 को। और इसी दौरान हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और जिसको हमारे पास पहले ही कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि वो बायकॉट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब चल रहा है तो ब्रिटिश समझ जाते हैं कि ये सारा सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ होने जा रहा है। तो इसीलिए जो उस समय के वॉइसरॉय हैं, वॉइसरॉय इरविन, वो महात्मा गांधी को बुलाते हैं, और 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और हमारे पास इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। तो दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट हमारे पास 5 मार्च 1931 को साइन होता है। इसके तहत क्या कहा जाता है समझने की कोशिश कीजिए। इसके तहत ये कहा जाता है कि जो गांधी जी हैं वो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। गांधी जी इसके लिए मान जाते हैं। बदले में ब्रिटिशर्स क्या बात बोलते हैं कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिलीज करेंगे, और इंडियंस की जो भी डिमांड है, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी डिमांड्स हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की तरफ या हमारे पास डोमिनियन स्टेटस की तरफ बात की जाएगी। ऐसा गांधी जी को बताया जाता है, लेकिन ऐसा आगे चलकर नहीं होता। ये फिर से एक तरह से धोखा दिया जाता है। आपको मैं यहां पर एक स्टूडेंट छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। गांधी जी यहां पर जो लिस्ट हैंड ओवर करते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज करने के लिए, उसमें भगत सिंह का नाम नहीं होता। आपको पता ही होगा, ये बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि एक हमारे पास लिस्ट हैंड ओवर की जाती है गांधी जी द्वारा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर वॉइसरॉय इरविन को कि इनको आप रिलीज कीजिए। उसमें भगत सिंह और उनके साथियों का नाम नहीं होता, और इसी के चलते हमारे पास क्या होता है, 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
इन तीनों को हमारे पास फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ये लोग शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने याद रखना है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हम अलग से वीडियोस में कवर करेंगे स्टूडेंट। तो आई गेस यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा, ये था हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इवन आप देख सकते हैं कि मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि हमारे पास एक उस समय का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, आज भी एक बड़ा न्यूज़पेपर है, तो इसने अपनी हेडलाइंस में इस चीज को जगह दी है। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया टर्म्स शो बोथ हील्ड्स प्रिजनर्स टू गो फ्री। तो यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने की ही बात की जा रही है। ओके, चले जी आगे। लास्ट मूवमेंट आज के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट। तो थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर से वही बात कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारे पास, वो हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है 1939 में, और इंडियंस को जबरदस्ती हमारे पास घसीट लिया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बाय द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बैकफुट पे हैं, क्योंकि आपको बताना चाहिए जापान और हमारे पास जर्मनी जो है वो एक साथ हो चुके हैं, इस पे एक्सिस फोर्सेस हैं, और ये किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने एरियाज को अबैंडन कर देते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और बहुत सारे एरियाज को आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जापान कैप्चर कर लेता है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं, इवन आपको बता दूं कि पूरा कोरिया, इवन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, चाइना का बहुत बड़ा पार्ट हमारे पास, और भी बहुत सारे एरियाज जैसे हमारे पास हो गए, वियतनाम वाले एरियाज हो गए, और जो भी आसपास के हमारे पास एरियाज थे उन सबको जापान जो है वो कैप्चर कर लेता है। सो गांधी जी बिलीव दैट ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जापान वुड, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, जापान वुड नॉट इन्वेड इंडिया। तो अगर ब्रिटिशर्स हमें इस समय छोड़ के चले जाते हैं तो जापान हम पे अटैक नहीं करेगा, नहीं तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जापान भी इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, और ब्रिटिशर्स के बाद अब इंडिया जापान का गुलाम बन जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था इंडियंस के ऊपर और सभी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। तो इसके चलते हमारे पास क्या होता है कि एक मूवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, और इसी सब के बीच में हमारे पास क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन स्टूडेंट भारत आता है, और यहां पर यह बात करता है क्रिप्स मिशन कि भारतीयों को हमारे पास डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन कब? वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद। और गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा, हम अब किसी और धोखे में नहीं आने वाले। और गांधी जी इस प्रपोजल को क्या बोलते हैं? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, और इंडियंस के दिलों में जो पहले घबराहट थी, अब वो गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। घबराहट तो पहले से थी, अब गुस्सा भी कहीं ना कहीं इंडियंस के दिलों में बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहां पर एक फैसला लिया जाता है वर्धा एक मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है वर्धा में, जहां पर डिसीजन लिया जाता है कि एक नई मूवमेंट शुरू की जाएगी, दैट इज नोन टू बी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपने याद रखना है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट को महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं 8 अगस्त 1942 को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे पास शुरू होने जा रही है, ब्रिटिशर्स सारे के सारे कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब उम्मीद ये की जा रही होती है कि बिना इंपॉर्टेंट लीडर्स के मूवमेंट जो है वो सुप्रेस हो जाएगी, मूवमेंट जो है वो दब जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है कि इस बार थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। कुछ यंग लीडर्स हमें आगे देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास आपको याद रखना है कुछ नाम, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये हमारे पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं, अरुणा आसिफ अली, ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इस समय सामने आते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा होता है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट करने के बाद ये मूवमेंट दब जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आपने याद रखना स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट के दौरान सामने आकर लीड करते हैं? दैट इज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये लोग आगे आते हैं। ओके, सो हमारे पास, आपको मैं यही बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इसको हमारे पास ग्रेट अगस्त अपस्प्रिंग भी कहा जाता है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, अगस्त क्रांति या ग्रेट अगस्त अपस्प्रिंग भी हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है। और इसी के दौरान गांधी जी एक मैसेज देते हैं, डू और डाई। ये आप याद रखेंगे, ये वही मूवमेंट है जिसमें हमारे पास गांधी जी मैसेज देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। तो दैट इज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। और वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़ के चले जाएं। दे टोल्ड द ब्रिटिशर्स टू क्विट एंड लीव इंडिया इन गॉड हैंड, भगवान के हाथों में छोड़कर निकल जाइए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो पेपर पॉइंट ऑफ से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया जाता है,
लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको हमारे पास इस आंदोलन में बनाए रखने के लिए उषा मेहता, एक जानी मानी फ्रीडम फाइटर, एक अंडरग्राउंड रेडियो या कांग्रेस रेडियो स्टार्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ये आपने याद रखना है कि अंडरग्राउंड रेडियो हमारे पास शुरू किसने किया था? उषा मेहता ने, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो लेकिन बाद में गांधी जी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है 1944 में। उनके हेल्थ को लेकर, उनके हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रिकी क्वेश्चन यू मैं अगर मैं कहूं तो, ये हमारे पास ओनली आउटसाइड स्पोर्ट जो हमें मिलता है इस मूवमेंट के बारे में, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास न्यूज स्प्रेड आउट हो जाती है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो यहां पर क्या बोलते हैं कि विंस्टन चर्चिल को कि आप इंडियन डिमांड्स के ऊपर कुछ गौर कीजिए। तो उस समय इंग्लैंड के जो हमारे पास मिनिस्टर है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हमारे पास विंस्टन चर्चिल, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन दोनों के बीच में भी कहीं खींचतान शुरू हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन 1940 के आते आते यहां पर क्या होता है कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। ओके, सो हमारे पास ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, और इस समय तक हमारे पास कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास लीडर ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर देती है। सो ये हमारे पास थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जैसे आप याद रखेंगे, डू और डाई का जो नारा है वो इस मूवमेंट के दौरान दिया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एफडीआर, जो कि यूएस के जाने माने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस मूवमेंट के दौरान इंडिया को सपोर्ट किया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अंडरग्राउंड रेडियो हमारे पास, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो, इसकी स्थापना, इसको चलाया गया उषा शर्मा के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो के। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।